हेलो एवरीवन। हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा कर चुके थे। पूरा वेक्टर का जो भी चैप्टर था, बेसिक्स, जो हम पूरी फिजिक्स में वेक्टर यूज करते हैं, वो उतना वेक्टर का पार्ट हो चुका था। अब उसी को कैसे आगे यूटिलाइज करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, या उस पे बेसिक्स जो हम पढ़े हैं उस चैप्टर का जो भी वेक्टर के बारे में, उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो आगे हम लोग सब करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूटिलाइजेशन होगा डिफरेंट चैप्टर्स में, धीरे धीरे उसको सीखेंगे। अगले काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे आगे चीजें। और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो कुछ जो प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं करता हूँ। तो ये इनके बाद फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो जेईई मेंस में कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हमने लिखे हुए हैं। ये थोड़ा हौच पौच है, मैंने पूरे बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये इतना पार्ट इधर है और ये इतना पार्ट इधर है, और बीच में ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। ये लिस्ट फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट लिस्ट कह सकते हैं, और ये सेकंड लिस्ट है। ये फिगर्स बने हुए हैं, और इसको P Q R S ये रिलेशंस दिए हुए हैं वेक्टर्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी, और उससे रिलेटेड ये फिगर्स बने हुए हैं। कितना सिंपल, कितना वाहियात क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, और जुलाई में आया है ये 21 में। ठीक है, 21 जुलाई वाले पेपर में ये आया हुआ है। सिंपल ट्रायंगुलर लगाना है और मैच कराना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ये वाला रिलेशन इससे मैच कर रहा है या इससे इससे इससे, किससे पहचानना है। तो देखते हैं, शुरुआत वाला फिगर देखते हैं। शुरुआत वाले फिगर में अगर देखा जाए तो ए और सी क्या है, सेम सेंस में है, और बी क्या है, अपोजिट सेंस में। मतलब ए और सी हम ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तब ये उसी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। और बी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर लाई करेगा ये बी। तो ऐसे गए, ए और सी एक ही सेंस में चलते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पहुंचोगे तो ये बी अपोजिट सेंस में हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर हमसे कहता क्या है कि जो सेम सेंस है उनको ऐड कर लीजिए। सेम सेंस में ए और सी है, और इनका समेशन किसके बराबर आएगा, जो अपोजिट सेंस में है। दिस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी। सिंपल। अब ये रिलेशन जिस वाले में होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला तो हमने मैच करा लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी माइनस बी। इसको इधर लाएंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें ए प्लस सी माइनस बी लिखा हो? ए प्लस सी माइनस बी वाला कोई नहीं लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को उधर ले जा सकते हैं। तो इधर जब ले जाएंगे तो इसी रिलेशन को कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये होगा। अब b माइनस ए माइनस सी ये मिल गया आर वाला, b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो पहले वाले से हमारा क्या आया, b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि a प्लस सी को मैंने इस साइड भेज देंगे तो b माइनस ए माइनस सी इधर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये r वाला किससे मैच कर गया, b माइनस ए माइनस सी 0 वेक्टर, ये फर्स्ट वाले से मैच कर गया। अब जैसे एक आपने मैच करा लिया आर का फर्स्ट से, तो उसको देख लो। ऐसा नहीं कि सारे मैच कराने बैठ जाओ, करते ही चले जाओ। हो सकता है इतना सिंपल हो जाए कि इसी से हमारा काम चल जाए, पहले वाले से ही। तो देखते हैं आर का फर्स्ट किसमें है, पी क्यू आर एस, ये रिलेशन दिए हुए हैं। पी किससे मैच कराया गया है, फोर्थ से। इसमें से कौन सा सही है वो पहचानना है। क्यू फर्स्ट से, आर थर्ड से, और एस सेकेंड से। और हमने अभी देखा आर का किससे रिलेशन है, फर्स्ट से। तो आर का फर्स्ट से किसमें है, देखिए आर का फर्स्ट से ये है। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि आर का इसमें फोर्थ से है, आर का इसमें सेकंड से है, और आर का इसमें थर्ड से है। तो एक ही बचा आर का फर्स्ट से, और किसी में आर का फर्स्ट से है नहीं। अगर और भी किसी में होता तो बाकी और मैच कराने की जरूरत पड़ती। तो इसका मतलब आर का फर्स्ट से है, तो क्यू का किससे होगा, थर्ड से, एस का किससे होगा, सेकंड से, और पी का किससे होगा, फोर्थ से। तो यही हमारा बी ऑप्शन
सही हो गया और हमें मैच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आर और फर्स्ट एक ही वाले बी वाले ऑप्शन में केवल है, बाकी सब में नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल ट्रायंगल लॉ पे। ऐसे भी क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं, सोचिए बेसिक्स। अब इसका हमारा कोई काम नहीं रह गया, तो इस वाले को हम देते हैं रब कर देते हैं। बी ऑप्शन हम लोगों ने सही देखा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, असर्शन। असर्शन मीन्स होता है दावा, किसी चीज का दावा करना, और उस दावे का कारण क्या है, रीजन, वो ये होता है। तो अगर दावे का सही कारण ये लिखा हुआ है तब तो हम कह देंगे, और ये दावा भी सही होना चाहिए, ये भी सही हो और इसका रीजन भी सही हो, तो हम कह देंगे ए एंड आर दोनों क्या है, करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे करके अलग अलग बनाए जा सकते हैं, या फिर दावा गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत हो सकता है या ये सही हो सकता है। तो 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन दावा क्या कर रहा है देखिए असर्शन में, इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सेमी सर्कुलर आर्क विद सेंटर एट ओ। ये सेमी सर्कुलर आर्क बना हुआ है, सेंटर ओ है, और यहाँ पर ए बी सी डी जो है ये 4 पॉइंट्स इसके आर्क सर्कमफरेंस पे लिए गए हैं, सच दैट ए बी बी सी सी डी। अब ए बी कौन सा होगा, इसको हमें मिलाना पड़ेगा, ये वेक्टर की बात हो रही है ए बी, और बी सी कौन सा होगा, ये वेक्टर की बात हो रही है, ये बी सी, और ये वेक्टर सी डी हो गया, ये मिलाना पड़ेगा। ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है वेक्टर्स का। देन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी, ये वेक्टर ए सी और प्लस ए डी वेक्टर, तो ये हो गया टोटल, ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, इसकी वैल्यू है 4AO। AO वेक्टर कौन होगा, ए से ओ की तरफ, ये यहां तक AO, प्लस OB वेक्टर कौन होगा, ये वेक्टर, और OC कौन होगा, ये होगा। इसके सम के बराबर है, ये दावा कर रहा है। अगर 4 पॉइंट इस पे सर्कमफरेंस पे इस तरीके से हैं कि उनका मैग्नीट्यूड ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, सी के डी की डिस्टेंस, ये जो है सेम है, मतलब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, देन ऐसा होगा, ठीक है। ये दावा कर रहा है। रीजन आर क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा होगा, इसका रीजन ये लिखा हुआ है, क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड्स, मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या देता है, इस फिगर में क्या देगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, और वो 2AO के बराबर होगा, ये ऐसा रीजन में लिखा है। तो देखिए भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और ये अपोजिट सेंस में साइड आ गई ए डी। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, दिस, ये पूरा, तो इसमें देखेंगे ए बी बी सी सी डी एक ही सेंस में है, और ए डी अपोजिट सेंस में है, इस तरफ को, ये इस तरफ को है। तो इसका मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का एडिशन कितना आएगा, ए डी के इक्वल। बिल्कुल सही है, पॉलीगन लॉ फॉलो हो रहा है। और ए डी जो होगा, चूंकि ये सेंटर है और डायमीटर है टोटल, तो ये लेंथ बराबर होगी, तो टोटल ए डी किसके बराबर होगा, 2AO के बराबर। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन कह रहा है कि यही रीजन है इसके सही होने का। क्या ऐसा है, तो वो हम देखते हैं कैसे। ये उन्होंने दावा किया, असर्शन ये दावा कर रहा है कि इन तीनों का समेशन ये होगा, अगर ये इसके इक्वल हो। तो ये इक्वल हो तो भी, न हो तो भी, नहीं है तब क्या होगा, मान लेते हैं ए बी बी सी और सी डी इक्वल नहीं है, लेकिन वेक्टर में अगर हम लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ए बी प्लस ए सी प्लस ए ओ,
एडी, ये एडी है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये सेम सेंस में और ये अपोजिट सेंस में, ये देखिए, इसका मतलब है जो ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए ओ प्लस ओ बी। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओ प्लस ओ बी प्लस ए सी, ए सी, ये ए सी है, इसमें देखिए ए सी, ये वाले, इस वाले में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल दिस, तो ए ओ प्लस ओ बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी प्लस ए डी। देखिए ए डी वेक्टर ये टोटल वेक्टर है, स्ट्रेट लाइन वेक्टर है, जिसमें ये मिड पॉइंट है, तो पक्की बात है ए ओ ए डी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ए ओ के बराबर। तो 2 टाइम्स ए ओ, ये हो गया ए डी की जगह, तो 2 ओ ए, 2 ए ओ, ये ए ओ और ये ए ओ कितने हो गए, 4 ए ओ वेक्टर हो गया, प्लस ओ बी बचा और प्लस ओ सी बचा, ये सीधा आ गया। इसमें हमने कोई पॉलीगॉन नहीं लगाया, विदाउट पॉलीगॉन सीधे आ गया। भाई ये एडी वेक्टर जो है, एडी वेक्टर सीधे स्ट्रेट लाइन वेक्टर से भी तो हम बता सकते हैं कि एडी जो है 2AO के बराबर होगा, कोई जरूरी थोड़ी इस वाले हम इसको लगाएं पॉलीगॉन ला। तो ये जो पॉलीगॉन ला है, ये पक्की बात है, ये सही है, इसके इक्वल होगा, ये अगर हम लगाए पॉलीगॉन ला, ठीक है, इसके इक्वल होगा। लेकिन इसके लिए एडी बीसी सीडी इक्वल होने की जरूरत नहीं है, हो चाहे ना हो तब भी हमारा काम करेगा। जैसे इसमें कहा इसने ये दोनों इक्वल है, तो इसके ये इक्वल होगा। अब ये हमने डायरेक्ट देखो ट्रायंगल ला लगा करके इसको प्रूव कर दिया, कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हुआ कि ये तीनों इक्वल हैं, इसका कहीं पर हमने हेल्प नहीं लिया, सीधा ट्रायंगल लगाया और इसकी वैल्यू प्रूफ हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इक्वल है तब भी, नहीं इक्वल है तब भी ये दावा ट्रू है, ये इक्वल है तब भी ये दावा सही है, इसका मतलब असर्शन सही है, ठीक है। और ये नहीं होते इक्वल तब भी हम ट्रायंगल लगा करके ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया इसके इक्वल है। अब इसमें हमने इस वाली चीज का कहीं नहीं यूज किया, ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 2AO, इस चीज का कहीं नहीं यूज किया, सिंपल ट्रायंगल लगाते चलेगा। और एक ये स्ट्रेट लाइन सीधी जिसका मिड पॉइंट O है, ये डायमीटर है, अगर ये सेमी सर्किल है तो पक्की बात है कि ये जो एडी वेक्टर है वो हाफ ऑफ एडी वेक्टर का जो हाफ होगा वो एओ वेक्टर होगा। दैट मींस एडी वेक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ एओ होगा। इसमें अब इसमें क्या हम कोई पॉलीगॉन नहीं लगा रहे हैं, सीधा लिख दिए एडी किसके बराबर होगा 2AO के बराबर, तो सिंपल यहाँ पर रख दिया, इसकी कोई हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया। इसका मतलब है ये इक्वल है या नहीं है, ये दावा तो सही है तब भी सही होगा 100%। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन सही है किसी भी कंडीशन में, ए बी बी सी सी डी इक्वल है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, इक्वल है तब भी सही होगा। दैट मीन्स ये असर्शन सही है कि ये तीनों का एडिशन इसके इक्वल होगा, ठीक है। असर्शन सही है, हम कैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लिया, पॉलीगॉन लॉ से भी निकाल सकते हैं। अब ये हो चाहे इक्वल चाहे ना हो, ठीक है। दूसरी चीज रीजन पे आ जाते हैं, पॉलीगॉन लॉ, ये पॉलीगॉन लॉ कहीं पर हम यूज कर भी सकते हैं, बिना यूज किए ही वो आंसर आ गया। तो ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके इक्वल होने का। दैट मीन्स ये इसके इक्वल है, ये हमने सिंपल मेथड से निकाल के देख लिया ट्रायंगल लगा करके। इसके इक्वल होने के लिए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यही रीजन है, और भी रीजन है, ऑटोमेटिक हमने ऐसे ही प्रूव करके देख लिया, आ गया, इसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो रीजन का मतलब क्या होता है कि इसी की वजह से ये ट्रू है, इसके अलावा कोई
आपके पास ऑप्शन नहीं है इसकी, विदाउट यूज के आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो रीजन का मतलब ये होता है इस रीजन की वजह से ये ट्रू है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है कि इसकी वजह से ये इक्वल है। ये सिंपल हमने प्रूव कर लिया ऐसे ही। तो ये अगर इसकी वजह से ये ट्रू नहीं हो पाता, मतलब इसका हम बिना यूटिलाइजेशन किए हुए इसको प्रूफ ना कर पाए, तो हम कहेंगे दिस इज द करेक्ट रीजन। बिना इसके ये नहीं हो सकता। तो दावा और दावे का कारण, दावे का कारण जो है वो सत्य तभी होगा जब बिना उसके ये ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम इसके विदाउट भी प्रूव कर सकते हैं या इसका यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन तो ट्रू है, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसी की मदद से ये आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों एक्सप्रेशन सही है, बट इसी का यूज करके हम केवल इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं, इसके फर्दर भी इसका बिना यूटिलाइजेशन किए भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ये कहानी है इसकी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ए इज नॉट करेक्ट, नहीं दोनों करेक्ट है, ए इज करेक्ट, बी इज नॉट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ओके, बट दोनों क्या है, करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये होता है दावा और कारण। दावे का कारण, दावे का कारण परफेक्टली सही होना चाहिए, मतलब बिना उसके ये दावा सत्य हो ही न सके, तब हम कहेंगे दिस दावा इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस दावा। दावा मतलब असर्शन, ये दावा कर रहा है, अपना बल लगा के इस पे जोर दे रहा है, और उसका रीजन क्या बताया जा रहा है, ये। ठीक है, तो दावा और रीजन वाले, असर्शन और रीजन, दावा और दावे का कारण, ये इसी तरीके से क्वेश्चन डील किए जाते हैं। इसको दिमाग में याद रखना, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, हर जगह यही होगा। असर्शन क्या होता है, असर्शन कोई स्टेटमेंट होता है, लिखा रहता है, और रीजन क्या होता है, उस स्टेटमेंट के ट्रू होने का कारण। अगर उसी की वजह से केवल वो ट्रू है, तब तो हम कह देंगे दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या रीजन, असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और विदाउट इसके भी वो अगर ट्रू है दावा हमारा, असर्शन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इस तरीके का सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कुछ नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन। ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं थ्योरी भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये भी जुलाई 21 में आया है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द क्यूब ऑफ साइड ए shown in the figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO will be, ये चार ऑप्शन लिखे हुए। अब देखिए इसको ध्यान से, ये क्यूब बना हुआ है, ये इसका सेंटर मान लिया गया यहाँ पर इस वाले वर्टेक्स पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जो है ये वाला फेस, ये पीछे वाला फेस है, और ये जो है वो आगे वाला फेस है। ठीक है, तो एक इस फेस पे मिडिल पॉइंट में है, देखो सेंट्रल पॉइंट किसका, ए बी ओ डी, इस साइड वाले फेस का सेंट्रल पॉइंट ये है जी, और एक पीछे वाले फेस का BEFO, जो पीछे फेस है BEFO, उसका सेंट्रल पॉइंट H है। तो G से H को मिलाने वाला वेक्टर हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए और इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लीजिए H पॉइंट का। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो देखो,
एक्स डायरेक्शन में कितना चलेंगे, a/2, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं चले, इसमें तो जाना ही नहीं है, इसी फेस पे रहना है, और जेड डायरेक्शन में चले a/2, सेंटर पॉइंट इस वाले फेस का मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है a/2 कॉमा वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं चले 0 और a/2, ये इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। पीछे वाले फेस का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा देखिए, पीछे वाले फेस में हम x तो नहीं चल सकते, कुछ नहीं है यहाँ पर ओरिजिन, इसी पे ये फेस है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y डायरेक्शन में चलेंगे a/2 और z डायरेक्शन में चलेंगे a/2, तो a/2 a/2 ये पॉइंट मिल जाएगा, h पॉइंट। अब gh वेक्टर हमें लिखना है, तो gh वेक्टर में बड़ा सिंपल है, कैसे लिखेंगे gh वेक्टर को, इनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट इसका माइनस करिए, 0 माइनस g से h की तरफ ये वेक्टर लिखना है, तो इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ h माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ g बोला था मैंने, ये हो जाएगा gh वेक्टर। तो 0 माइनस a/2 कितना आ जाएगा, माइनस a/2, और उसके साथ लगा देंगे i का। फिर y कोऑर्डिनेट a/2 माइनस 0, तो प्लस लिखेंगे, a/2 माइनस 0 क्या आ गया, a/2, और फिर j कैप हो गया y कोऑर्डिनेट, फिर a/2 माइनस a/2, तो कितना होगा 0 k कैप। तो कहने का मतलब इसमें बचा क्या हमारे पास, a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो मतलब 1/2 a कॉमन हो गया, j प्लस में रहेगा, ये तो 0 हो गया, और i माइनस में रहेगा, तो j माइनस i, ये आ गया gh वेक्टर। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, j माइनस आई, देख लीजिए किसमें है, j माइनस आई ऊपर वाले में है, और हाफ ऑफ a j माइनस आई, ये gh वेक्टर होगा, तो ए ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये पूछा गया जनवरी 19 में। इसको भी रब कर लेते हैं, स्पेस खाली हो जाए। देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स OA, OB एंड OC इन द गिवन फिगर आर इक्वल। ये OA वेक्टर मैंने दिखाया नहीं, ये OA वेक्टर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, यहाँ पर O है। तो OA, OB और OC तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस वेक्टर की लेंथ सेम होगी, तो इसकी भी a मान लेता हूँ, इसकी भी a मान लेता हूँ, इसकी भी a मान लेता हूँ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC विद x एक्सिस विल बी, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए x एक्सिस से कितने एंगल पे है, और ये दी गई है tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, कौन सा इसमें सही होगा वो देखना है। तो OA वेक्टर और प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, और इसकी डायरेक्शन x एक्सिस से 30 डिग्री पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a cos 30 प्लस a sin 30, a cos 30 प्लस a sin 30। ठीक है, OB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये 60 डिग्री पर है x एक्सिस से, तो a cos 60 इधर जाएगा कंपोनेंट, और a sin 60 इधर जाएगा, इसका एक इधर जाएगा, इसका एक इधर जाएगा, a वाला OA का। OC का एक इस तरफ जाएगा माइनस आई कैप की तरफ, और एक प्लस जे की तरफ, तो ये सारे हमको लिख देने हैं। ये इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं लिखूं तो a cos 30 प्लस a sin 30, a cos 30 जो जाएगा वो x डायरेक्शन में जाएगा कंपोनेंट, तो उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। a cos 30 क्या मालूम हो गया, मैग्नीट्यूड, a sin 30 क्या मालूम हो गया, मैग्नीट्यूड, मतलब प्रोजेक्शन मालूम हो गया। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो इस वाले कंपोनेंट को आई कैप से, इस वाले कंपोनेंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली OA को हम ऐसे लिखेंगे, cos 30 होता है √3/2 और इंटू आई कैप, और इंटू a इंटू आई कैप।
तो ये हो गया a cos 30, a cos 30 की वैल्यू ये हो गई इंटू आई कैप प्लस a sin 30, तो हो जाएगा a/2 j कैप, फिर प्लस OD लिखेंगे। OD देखो a cos 60 दैट मीन्स a/2 आई कैप, ये इस तरफ जाएगा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, वो माइनस कर देंगे, तो माइनस a sin 60 √3/2 a j कैप। तो a cos 60, a और cos 60 की वैल्यू 1/2 आई कैप और ये माइनस j कैप हो जाएगा, ये नीचे की तरफ कंपोनेंट इसका चला जाएगा एक, और वो a sin 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, a और j कैप। फिर माइनस OC को लिखेंगे। OC देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ माइनस आई कैप लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a cos 45 a sin 45, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम इस कंपोनेंट को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो माइनस a/√2 आई कैप और प्लस a/√2 j कैप। ये वेक्टर आ गया। आई वाले कंपोनेंट सब एक तरफ एक साथ कर लो और जे वाले एक साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 a, इसमें आया प्लस a/2 और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना a/√2 और आई कैप सब में कॉमन हो गया। फिर प्लस जे वाले, तो जे वाले क्या है, यहाँ पर a/2 है, यहाँ पर जे की माइनस √3/2 a है और यहाँ ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस a/√2 j कैप, ठीक है, ये आ गया हमारा j कैप। ओके, अब हमें बताना क्या है, x एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाता है। तो हमने बताया था x एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा को क्या लिखोगे, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। जिस एक्सिस से एंगल पूछा जाए उसका कंपोनेंट नीचे और जिससे पूछा जाए उसका ऊपर, तो x एक्सिस से पूछा गया है तो उसका ये कोफिशिएंट हम कंपोनेंट जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसको नीचे रखेंगे। सब में a कॉमन भी है तो a कॉमन ले लिया, √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 ये हो गया, और बाकी दूसरा कंपोनेंट ऊपर रखेंगे, इसमें भी a कॉमन मिल गया तो आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2 और माइनस 1/√2, √3/2 माइनस 1/√2 और 1/2, ये हो गया tan थीटा। अल्फा a कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा, 2 ऊपर भी और नीचे भी। इसको 2 करने के लिए √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और फिर सब में 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ करना है और नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 1 माइनस √3 माइनस √2, क्योंकि इसको 2 बनाने के लिए √2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 नीचे, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, सारे सेम हो जाएंगे। और नीचे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 और प्लस √2, ये आया tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओनली थीटा अगर निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इतना 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 प्लस √2, ये एंगल आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। अब इसमें से कौन सा सही है, नीचे तीनों में प्लस है तो नीचे तीनों में प्लस किसमें है, इसमें 1 प्लस √3 प्लस √2, ऊपर क्या है 1 माइनस √3 माइनस √2, तो डी ऑप्शन सही हो गया। इसमें भी कुछ नहीं था, क्या यूज करना था, ओनली कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वेक्टर के यूज करने थे। तो ये डिटेल में रहा हिसाब किताब। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। Fifth question, this: the stream of a river is flowing with a speed of 2 km/h.
तो हम कोई रिवर बना लेते हैं ऐसे, ये रिवर बन गई और फ्लो इस तरफ को है, ये इस तरफ फ्लो कर रही है, इसको मैंने x कह दिया और इस डायरेक्शन को y कह दिया। ठीक है, तो x डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो कर रही है कितनी स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही स्विम कर सकता है, तैर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पर उसको, एंगल ही पता करना है क्योंकि डायरेक्शन पूछ रहा ना, डायरेक्शन ऑफ द स्विमर, किस डायरेक्शन में वो स्विम करे with respect to the direction of flow of river to cross the river straight, ताकि वो रिवर को स्ट्रेट क्रॉस कर जाए। कहने का मतलब अगर यहां पर मैन है, ये मैन है यहां पर, और वो डायरेक्ट सीधे ऐसे क्रॉस करना चाहता है, यहां पहुंचना चाहता है और रिवर फ्लो कर रही है, ये स्पीड है रिवर की, तो पूछ रहा है कि ये मैन किस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे, स्विम करना स्टार्ट करे, ताकि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में पहुंच जाए, बिल्कुल अपने सामने वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। ये है कहानी। और इसकी तैरने की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर। मैन की कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी स्पीड से तैर सकता है। अब डायरेक्शन हमें पता करनी है, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वो स्विम करना स्टार्ट करें। कौन सी डायरेक्शन, ये रिवर के फ्लो की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वो तैरना स्टार्ट करे। ठीक है, दैट मींस एंगल बताना है और एंगल लिखे हुए हैं। तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरफ स्टार्ट करोगे तैरना तब तो स्ट्रेट कभी नहीं पहुंच पाओगे, इधर कहीं पहुंचोगे जाके। और अगर आप सीधे तैरना स्टार्ट करो तो पानी अगर रुका हुआ है तब तो सीधे आप पहुंचोगे, लेकिन पानी अगर बह रहा है और आप सीधे स्टार्ट कर दो तैरना, इस डायरेक्शन में हमेशा तैरते रहोगे, लेकिन फिर भी पानी का जो स्पीड है वो आपको थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस कर देगा। और चूंकि आप स्ट्रेट तैर भी रहे हो, बट पहुंचोगे कहाँ, पहुंचोगे कहीं और, पहुंचोगे इस डायरेक्शन में भी। तो कहने का मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में भी आप स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जब है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, पानी का बहाव आपको यहाँ पहुंचा दिया, फिर भी आप ऐसे चल रहे हैं, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, तो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। हालांकि तैर किधर रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपका पाथ बनेगा ऐसे। ओके, तैर किधर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे, बट पहुंचेंगे कहाँ, पानी के बहाव की वजह से इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि पक्की बात है, मुझे इधर कहीं तैरना पड़ेगा, इस तरफ ऐसे स्विम करना पड़ेगा। पानी का बहाव थोड़ा थोड़ा आपको खींचता रहेगा और यहां पहुंचा देगा लास्ट में। दैट मीन्स ये कुछ एंगल होगा, थीटा एंगल पे हमने मान लिया, वर्टिकल से, ये वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल पे स्विम करना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गए। अब इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये कितने, 4 किलोमीटर पर आवर से तैर रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर कौन होगा, 4 cos थीटा, और इधर होगा 4 sin थीटा। ठीक है, ये 4 किलोमीटर पर आवर से तैर रहा है इस डायरेक्शन में। तो 4 sin थीटा कंपोनेंट और 4 cos थीटा कंपोनेंट, ये हो गया। अब रिवर का फ्लो इस तरफ को है, इस तरफ, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो रिवर का वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों का एडिशन क्या बना, दिस वेक्टर, ये वेक्टर बना। तो ये इससे अगर समझ में नहीं आता तो सिंपल और चीजें हैं बहुत सारी। तो पहली बात हमें ये समझ में आई कि इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं तैरेंगे, थीटा एंगल मान लेते हैं, इस तरफ कुछ एंगल पे हम तैरना स्टार्ट करेंगे और फाइनली इस पॉइंट पे, स्ट्रेट वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इस तरफ स्टार्ट किए थे तैरना। ओके, अब ये थीटा हमें बताना, थीटा पता चल जाए
तो ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री, 90 में थीटा ऐड कर देंगे तो इस डायरेक्शन से कितना एंगल पे हम तैर रहे हैं ये पता चल जाएगा टोटल एंगल। ठीक है, तो थीटा कैसे निकले, तो ये एक वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। एक मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है जो इसको क्रॉस करा रहा है, और एक मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है जो रिवर के वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, फ्लो वेलोसिटी का जो इसका फ्लो है उसका अपोज कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, और फाइनली ये यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो ये वेक्टर हो गया अपना मैन का विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया अपना रिवर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, क्योंकि हम इसको काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे, तो हम केवल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, उससे कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक वेक्टर ट्रायंगल बन गया हमारा। भाई ट्रायंगल हम फॉलो कर सकते हैं कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे और भी सारी चीजें आएंगी, फिर रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सबसे सिंपल मेथड क्या है देखिए, इस बंदे ने इधर स्टार्ट किया स्विम करना, इसके दो कंपोनेंट, वन कंपोनेंट दिस, वन कंपोनेंट दिस, ये इसको पार करा रहा है, और ये वाला क्या करा रहा है, ये केवल रिवर की वेलोसिटी का अपोज कर रहा है। तो आप देखिए कि टोटल रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी किधर है, ये मैन की, ये सीधे यहां से यहां पहुंचा, तो ये पाथ बना, ये इसकी टोटल वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी। ठीक है, चूंकि तैरना इसने इधर किया था स्टार्ट, इसलिए यहां तक पहुंचा सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट हमने बना लिए। इसका मतलब है कि अगर ये फाइनल इसका डेस्टिनेशन यहाँ है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट है, या वेलोसिटी की नेट डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 0। फिर से समझते हैं, मैन को इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, ये पक्की बात हो गई थीटा एंगल पे। ठीक है, तो ये तैर कितनी वेलोसिटी से सकता है, इतनी, इसके दो कंपोनेंट हमने बना लिए। अब चूंकि ये यहां से सीधा यहां पहुंच रहा है, इसका मतलब है इसका एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और एक्स डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ दैट मींस एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी भी 0 रही होगी। ओके, तो इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी इसकी 0 है, केवल इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 4 cos थीटा, और उसकी वजह से ये यहां से यहां पहुंच गया। तो एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी है जो कि इसको सीधा इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा रही, तो ये नेट वेलोसिटी इसकी हो गई 4 cos थीटा। ओके, और अगर एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी इसकी 0 है तो उसको हम 0 कर दें, बस वैसे हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, एक्स डायरेक्शन इधर है तो यहाँ इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब है इस वाले कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 4 sin थीटा। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो वेलोसिटी इसकी ये हो गई इसके तैरने की वजह से, दूसरी ये जो रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इस वाटर की वेलोसिटी की वजह से इस मैन में इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैन को भी इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो मैन की एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी कौन हो गई, वो 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 लिख लिया। कैसे समझते हैं, मैन स्विम कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, उसका एक कंपोनेंट इधर आया जो कि -x डायरेक्शन में है, तो ये माइनस लिखा हमने। रिवर के फ्लो की वजह से रिवर की 2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, तो मैन की भी x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, +2 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो वाटर भी इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इस तरफ को वेलोसिटी कितनी देगा वाटर, 2 किलोमीटर पर आवर, किसको, मैन को। और मैन की अपनी जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में -4 sin थीटा। ठीक है, तो ये -4 sin थीटा हो गया, तो ये नेट वेलोसिटी आएगी मैन की एक्स डायरेक्शन में, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए, सिंपल सी ये बात है।
वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। बस कंपोनेंट लगाया, कंपोनेंट के बाद में हमने क्या कहा कि चूंकि वाई एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर, नेट वेलोसिटी वेक्टर जीरो होना चाहिए, नेट वेलोसिटी वेक्टर जीरो होना चाहिए। तो नेट वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, एक तो मैर का कंपोनेंट, एक वाटर की वजह से जो इस डायरेक्शन में होगा, और हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ, इसको पॉजिटिव माना हुआ, तो इस वाले को हम नेगेटिव लिखेंगे, बस जीरो हो गया। तो यहां से हमारा साइन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो थीटा क्या मिल गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया, और ये 90 डिग्री, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब इसमें 120 डिग्री डी ऑप्शन सही है। तो इसमें ज्यादा हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, और इसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी हमारे पास तरीके रहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो वेक्टर का सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक है। कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, नेट वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, तभी ये यहां से यहां तक सीधा पहुंच पाएगा। तो वो वेलोसिटी वेक्टर को जीरो कर दिया, बस उससे हमारा एंगल आ गया। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ओपन ग्राउंड, कहीं पर ओपन ग्राउंड फील्ड में वो खड़ा हुआ है। हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन, किसी एरोप्लेन की साउंड को सुनता है, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री, जो कि नॉर्थ से आ रही है, और कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे, किससे 60 डिग्री, विद ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री पे एक उसको आवाज आती हुई सुनाई पड़ी, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो क्या कह रहा है, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन, लेकिन उसने देखा क्या कि एरोप्लेन एकदम जस्ट उसके सिर के ऊपर था, वर्टिकली ऊपर, जब उसको आवाज सुनाई दी। एरोप्लेन जस्ट वर्टिकली ऊपर है, लेकिन आवाज आती हुई ऐसे सुनाई पड़ रही है 60 डिग्री पर। ये लेवल ग्राउंड है, इस तरफ नॉर्थ मान लेते हैं, ये बना, ये हमने लेवल ग्राउंड दिखा दिया, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ डायरेक्शन से कितने एंगल पे उसको आवाज आती हुई सुनाई दी, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ये ऐसे आवाज उसको आती हुई, यहां पर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री पे आवाज सुनाई दी। लेकिन उसने हेलीकॉप्टर कहां देखा, जस्ट वर्टिकली अबव, ये इसके पास हेलीकॉप्टर उसको ऊपर एकदम दिखाई दिया, लेकिन आवाज इधर से आती हुई सुनाई दे रही है 60 डिग्री पर। तो जिस समय उसको आवाज सुनाई दी उस समय हेलीकॉप्टर यहाँ पे था, ये कहने का मतलब है हिज पोजीशन, अबव हिज पोजीशन, ठीक है। इफ v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, देन द v इज द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ प्लेन इज, ठीक है। ये जनवरी 19 में आया है, सारे हमने ईयर्स लिखे हुए थे सब में। ये बता रहा प्लेन की स्पीड कितनी रहेगी अगर v किसकी स्पीड है, साउंड की। तो आप सोचिए साउंड की अपनी कुछ स्पीड होती है, जैसे मैं यहां बोलूं तो कुछ सेकंड बाद वहां सुनाई पड़ेगा। आप दिवाली में देखते हो क्रैकर्स छूटते हैं तो वो फूट जाता है, उसके थोड़े टाइम के बाद आपको आवाज आती है अगर दूर कहीं टूट रहा है। तो जहां भी दूर से आवाज होती है वो थोड़ा टाइम लेती है आपके फेस तक आने में, तो उसकी अपनी वेलोसिटी होती है, ठीक है जी। इसका मीनिंग है कि यहां पर जब हेलीकॉप्टर रहा होगा तो यहां से जो आवाज प्रोड्यूस हुई होगी वो यहां तक आने में कुछ टाइम t ली होगी, और उस साउंड की स्पीड मान लेते हैं v है, ठीक है। और जब तक ये साउंड यहां से यहां तक इसके कानों तक आती है तब तक ये हेलीकॉप्टर यहां से यहां आ जाता है वर्टिकली अबव। बीच में भी आवाज निकाल रहा होगा तो वो कहीं यहां पर सुनाई पड़ेगी, ये वाली आवाज यहां पर सुनाई पड़ेगी, ये वाली आवाज यहां पर सुनाई पड़ेगी, और ये वाली आवाज यहां पर भी सुनाई पड़ेगी, लेकिन बाद में सुनाई पड़ेगी, पहले ये सुनाई पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बाद में इसने आवाज यहाँ निकाली तो आवाज तो उसकी हमेशा रहेगी एरोप्लेन की, तो वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि इस स्पेसिफिक केस में जो है प्लेन की स्पीड क्या होगी वो बताना है, ठीक है। तो यहां जब था प्लेन, वो साउंड आते आते यहां तक टाइम t लगी, तब तक ये चलते चलते हॉरिजॉन्टली यहां आ गया। तो उसने देखा कि ये तो यहाँ ऊपर है
बट आवाज इधर से आ रही है। ये है कहानी क्वेश्चन की। तो हमें बताना है इस प्लेन की वेलोसिटी वीपी मान लेते हैं, वो क्या है। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी कितनी दूरी है वी, तो प्लेन को यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा उतना ही इस आवाज को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, तो ये भी टाइम कितना होगा टी। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, यहां से यहां तक जो प्लेन में चली। ठीक है, अब ये 60 डिग्री दिया हुआ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहां पर अगर हम इसमें करें tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, हमें मालूम क्या है, हाइपोटेन्यूज मालूम है और ये मालूम है, ये वीपी इंटू टी है, ये वी इंटू टी है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस मालूम है, तो cos 60 डिग्री लगा सकते हैं। cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस क्या बना, vp इंटू टी अपॉन हाइपोटेन्यूज बना v इंटू टी, टी से टी कैंसिल, cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2 इज इक्वल्स टू vp बाई v, दैट मीन्स प्लेन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी v/2। तो प्लेन की वेलोसिटी v/2, सी ऑप्शन सही होगा। तो ये 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। A vector A is rotated by a small angle delta theta, और वो स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा जो है वेरी लेस देन 1 है, मतलब एक से बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही स्मॉल एंगल है। ठीक है, थोड़ा सा उसने रोटेट किया है। टू गेट ए, ये इसमें थोड़ा सा हम यूज करेंगे क्या, अगर ऐसा है तो पक्की बात ये चीज अगर आपको क्वेश्चन में दी जा रही है तो इसका कुछ ना कुछ पर्पज जरूर होगा, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज होगी। बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है वो आपको मैथमेटिक्स में बताया जाता है। साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाता है, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर थीटा की जगह डेल्टा थीटा है, इतना बस फर्क है। तो वेक्टर हमने बना लिया, एक वेक्टर ए बना लिया ये, और इसी वेक्टर को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये लीजिए, ये रोटेट कर दिया मैंने, और कितना एंगल से रोटेट किया, डेल्टा थीटा, दैट मींस इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा। लेकिन मैंने मान लेता हूं ये मेरा पेन वेक्टर है और इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, तो क्या पेन की लेंथ बदल गई, नहीं बदली। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये अलग अलग वेक्टर बोले जा रहे हैं। इसका मतलब ये वेक्टर अगर a है और इसका नाम दे दिया गया है b, बट a मिला किससे, b से ही, b को रोटेट कराया, a को रोटेट कराया, b मिल गया, तो लेंथ दोनों की बराबर है। इसका मतलब दोनों का मॉडुलस मॉड a इज इक्वल्स टू मॉड b, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा रेडियंस टू गेट ए न्यू वेक्टर b वेक्टर मिल गया। इन दैट केस मॉड ऑफ b माइनस a इज, मतलब b और a का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पूछा गया है, b और a के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब आप सोचिए केवल दोनों के डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं जिनके बीच एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। अब पूछा किसका गया है, रिजल्टेंट किसका मैग्नीट्यूड, b माइनस a का, मतलब b और b प्लस माइनस a ऐसे लिख सकते हो, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो हमने एक बात बताई थी, स्पेशल केसेस में याद करिए, अगर दो वेक्टर्स a और b हैं और इनके बीच एंगल थीटा है और इनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट का फार्मूला आता था 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, किसका रिजल्टेंट, ये आता था रिजल्टेंट a प्लस b का रिजल्टेंट, ये हमने प्रूव कराया था, ये r इज इक्वल्स टू,
वहां पर ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूं, ये याद रखो, बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उसका वैल्यू कितनी आती है, 2a, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो चाहे 2a लिखो चाहे 2b लिखो, एक ही बात है। 2a cos थीटा बाई 2, ये जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता था। ये किसका था, a प्लस b का मैग्नीट्यूड था। सिमिलरली आप याद रखिए, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन में क्या लिखोगे, a माइनस b, ये इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है और a और b का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसी कंडीशन में बोल रहा हूं, तो लिखोगे आप 2a, बस यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, बस। ये आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2a साइन थीटा बाई 2, ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है, और 2a cos थीटा बाई 2 किसका होता है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड, इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आर सेम। वैसी ही कंडीशन यहां है, a और b, चाहे a माइनस बी कहा जाए आपसे, चाहे b माइनस a का मैग्नीट्यूड कहा जाए, दोनों सेम है, चाहे हम यहाँ b माइनस a लिखें, ठीक है, चाहे a माइनस बी, दोनों का मॉडुलस सेम ही आएगा। ओके, तो सेम कंडीशन यहाँ है, ये दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, और इनके डिफरेंस का हमें मैग्नीट्यूड बताना है, दैट मीन्स मॉड ऑफ b माइनस ए बताना है। अब चाहे a माइनस बी कहे चाहे b माइनस ए कहे, ठीक है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 2a, a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ b, दोनों सेम ही है, 2a साइन, ठीक है, 2a साइन थीटा बाई 2। जब दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था तो हम थीटा बाई 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ दोनों के बीच एंगल क्या है, डेल्टा थीटा माना गया। अब क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या यूज किया उसने, डेल्टा थीटा, तो हम a और b के बीच का एंगल क्या लेंगे, डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा बाई 2। अब ये सेंटेंस यूज करेंगे, डेल्टा थीटा इज वेरी लेस देन 1, बहुत ही स्मॉल है, तो डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइड करने से 2 से और भी स्मॉल हो जाएगा, और बहुत ही स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एंगल बहुत ही छोटा है, जैसे मैं कहूं अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो साइन अल्फा किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा अल्फा के। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा बहुत छोटा एंगल है तो साइन अल्फा अल्फा के ही बराबर होगा। अब अल्फा की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा बाई 2, तो इस सेंटेंस का यूज करेंगे और सीधा लिख देंगे 2a, और ये हो जाएगा साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा बाई 2 ही हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a को क्या लिख सकते हो, मॉड a और इनटू डेल्टा थीटा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, मॉड a डेल्टा थीटा, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये दो एक्सप्रेशन आप याद रखिए, ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम है, ये जनरल हमने एक फार्मूला लिखाया, ये पहले भी करा चुका हूं, बस ये नहीं करवाया था, ये याद रखिए। ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल इनके बीच थीटा है, तो दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड आएगा 2a cos थीटा बाई 2 या 2b cos थीटा बाई, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और सब्ट्रैक्शन चाहे a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए हो, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2a sin थीटा बाई 2, ठीक है, या 2b sin थीटा बाई 2। थीटा याद रखना है, a और b के बीच का एंगल है, a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, चाहे a लिखो यहाँ चाहे b लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस कंडीशन में लिखा गया है, जब a और b क्या हो, इक्वल, ये याद रखना है आपको। ओके, तो वही कंडीशन हमने लगा दी, तो ये ऑप्शन हमारा मिल गया। तो ये 7 क्वेश्चन हमने, ये किस ईयर में आया है, 2015 में आया है, सारे आए हुए क्वेश्चन है जेई मेंस में। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, और सारा जो भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा जल्दी भी करेंगे तब भी समझ में आएंगी। अभी तो हमने बहुत आराम से करवाया। थैंक यू।